बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो राजनीति को कई बार शतरंज के खेल की तरह बताया जाता है, जिसमें नेता मौका देखते हुए बिसात बिछाते हैं और जनता को प्यादे की तरह कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सत्ता की खातिर समूचे देश को ही खेल की बिसात बना दिया गया है। इस खेल तमाशे में जनता की हैसियत कठपुतली से अधिक नहीं रह गई है, जिसे दिल्ली में बैठे आका अपनी उंगलियों पर 6 साल से नचाए जा रहे हैं। कभी रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने की सलाह दी गई, तो कभी देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का सपना दिखाया गया। आप में से बहुतों को स्टैचू वाला खेल याद होगा, जिसमें बच्चे एक दूसरे को स्टैचू बोलकर मूर्ति जैसा बना देते हैं, जिसमें आप हिलडुल भी नहीं सकते हैं। यानी इस स्टैचू वाले गेम में हिलने डुलने की मनाही होती है। वैसे ही दिल्ली में बैठे सूट बूट वाले फकीर ने एक झटके में स्टैचू बोलकर पूरे देश को बंद कर दिया। जो जहां थे, जैसे थे, जिस हालत में थे, बिल्कुल वैसे ही पड़े रहे। फिर कभी ताली थाली बजाने का आदेश हुआ, तो कभी दिए जलाने का। हालांकि देश के बेरोजगार युवाओं ने भी 5 सितंबर की शाम 5:05 पर थाली बजाकर सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। खैर, मार्च महीने से स्टैचू यानी लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे हिलने डुलने की इजाजत जनता को दी जा रही है, जिसे अनलॉक का नाम दिया गया है। दरअसल मन की बात करते करते देश को ऐसी मनमानी से चलाया जाएगा, यह अंदाजा जनता ने कभी लगाया नहीं होगा। याद कीजिए, मन की बात को कभी टीवी चैनल पर कैसे दिखाया जाता था। जनता की भीड़ इकट्ठी है और लोग चौपाल लगाकर रेडियो पर मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन अब बहुत कम टीवी चैनलों पर इसे पूरा का पूरा जो है वो प्रसारित किया जाता है। खैर, यूट्यूब पर मोदी जी के अपने चैनल हैं, बीजेपी के नाम से अलग से चैनल है, और मोदी जी के हर प्रोग्राम को यूट्यूब सहित सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। लेकिन इस बार जब मन की बात का लाइव टेलीकास्ट हुआ, तो उसे डिसलाइक करने वालों की संख्या हजारों में थी। यह पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिल रहे थे। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर क्यों शुरू हुआ डिसलाइक का ट्रेंड। मन की बात में ही पीएम ने खिलौने के कारोबार का जिक्र किया। सवाल खिलौने के कारोबार पर भी उठता है। तो आज आईने की नज़र से हम जानने की कोशिश करेंगे कि खिलौने के कारोबार का क्या है रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी का कनेक्शन, और बात पबजी के मुकाबले उतरे फौजी की भी, और कर्मयोगी के नाम पर सरकार की नई चाल पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों डिसलाइक किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पीएम हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था। रेडियो के जरिए जनता तक पहुंचना सबसे आसान होता है, ये बात वे जानते हैं। वैसे भी जुमलेबाजी के साथ संवाद उनकी पुरानी अदा रही है। 2014 के चुनाव प्रचार के वक्त चाय पर चर्चा का फायदा उन्होंने देखा था। खैर, पिछले 6 सालों से लगातार हर महीने के आखिरी रविवार को मोदी जी मन की बात करते हैं। इन 6 सालों में उन्होंने देश और आम आदमी के जीवन से जुड़े कई मुद्दों पर मोनोलॉग किया। हालांकि वे इस कार्यक्रम के लिए बाकायदा जनता से सुझाव भी मांगते हैं कि वो किस मुद्दे पर चर्चा चाहती है। ये और बात है कि मोदी जी को करना अपने मन की ही होती है, इसीलिए उन्होंने अक्सर ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं की और इधर उधर की बातों में टाइम पास किया। लेकिन अब ये टाइम पास शायद लोगों को खटकने लगा है। इसका सबूत है इस बार यानी अगस्त महीने की मन की बात कार्यक्रम को मिले डिसलाइक। इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर जितने लोगों ने लाइक किया, उससे कई गुना अधिक लोगों ने डिसलाइक किया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और भाजपा के आईटी सेल ने तुरंत सफाई दी कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है। साथ ही मीडिया में ये खबर प्लांट करवाई गई कि इस कार्यक्रम को इतने लाख लोग देखते हैं और इस एपिसोड को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर छात्रों के असंतोष के चलते भी जानबूझकर दुष्प्रचारित किया गया। गौरतलब है कि मन की बात रेडियो और टीवी के साथ साथ भाजपा, मोदी जी, पीएमओ और पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित किया जाता है। इन सभी यूट्यूब चैनल पर यही स्थिति थी कि लाइक करने वालों से अधिक संख्या डिसलाइक करने वालों की थी। इसके बाद मोदी जी ने आईपीएस अधिकारियों को जो संबोधित किया, उसे भी कई डिसलाइक मिले। अब ये भाजपा बताए कि आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्रम से लोगों की क्या नाराजगी हो सकती है। डिसलाइक से परेशान पीएमओ के यूट्यूब चैनल पर कमेंट और लाइक डिसलाइक करने का ऑप्शन ही हटा दिया गया है। अब केवल इतना पता चलता है कि ये कार्यक्रम अब तक कितने लोगों ने देखा है। आपको बता दें कि मोदी जी के निजी यूट्यूब चैनल के 76 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनके 12,000 वीडियो इसमें पड़े हैं।
हाल के महीनों का ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि YouTube पर उनके कार्यक्रम केवल चंद हजार लोग ही अब देखते हैं और लगभग हर कार्यक्रम को लाइक करने वालों से अधिक डिसलाइक करने वालों की संख्या अधिक होती है। ये ट्रेंड उन तमाम चैनलों का भी है जहां मोदी जी के कार्यक्रम डाले जाते हैं। जाहिर है कि ये सब मोदी जी की सरकार की नाकामियों का ही नतीजा है, लेकिन सरकार का रवैया तो ऐसा है कि अपनी गलती मानकर थोड़ा झुक जाएगी तो उसकी बड़ी हेठी हो जाएगी। तो दर्शकों और श्रोताओं ने मोदी जी के मन की बात पर अपनी नापसंदगी जाहिर की, क्योंकि उसमें जनता को वादों से मुकरने की गंध साफ साफ महसूस हो गई। जनता सुनना चाहती थी रोजगार की समस्या पर, नीट जेईई परीक्षाओं को लेकर हो रही चिंता पर, धड़ाम से गिर चुकी जीडीपी पर, लेकिन साहब ने ज्ञान दिया खेल खिलौनों पर। युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के लिए नए वीडियो गेम्स बनाने की सलाह दी। जिस इंसान का दावा है कि उसने बचपन में संघर्षों का सामना किया, रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, कम से कम उसमें इतनी संवेदनशीलता तो होनी ही चाहिए कि वो बच्चों की तकलीफ समझे। लेकिन यहाँ तकलीफ समझना तो दूर, उस पर दो शब्द भी सरकार ने नहीं कहे। ऐसे में डिसलाइक मिलना जायज है। वैसे वीडियो गेम्स बनाने की सलाह को खिलाड़ी कुमार ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। भारत के लाखों युवाओं के बीच लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी पर पिछले दिनों सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध चीन के साथ पैदा हुए तनाव के बाद लगाया गया। सरकार ने 29 जून को 59 ऐप्स, 27 जून को 47 ऐप्स और 2 सितंबर को 118 ऐप्स बैन किए हैं। पबजी 2 सितंबर को ही बैन हुआ है। भारत में इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 17.5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया था। पबजी बैन हुआ तो बहुतों को निराशा हुई, लेकिन बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार और देशभक्ति के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके अक्षय कुमार ने पबजी बैन होने के 2 दिन बाद ही फौजी के नाम से नए गेम को लॉन्च करने की घोषणा की। बेंगलुरु में एनकोर गेम्स नाम की कंपनी इस गेम को बना रही है। FAU-G को ही फौजी कहा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। अक्षय कुमार के साथ भारतीय खेल उद्योग के दिग्गज विशाल गोंडल इसे लॉन्च कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने इस बारे में ट्वीट किया, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए इस एक्शन गेम को प्रेजेंट करते हुए गर्व हो रहा है। नीडर और एकता की मिसाल गार्ड्स फौजी। एंटरटेनमेंट से इतर इस गेम में प्लेयर्स हमारे सैनिकों के सेक्रीफाइस को जान सकेंगे। इस मोबाइल गेम से मिलने वाले रेवेन्यू का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। आपको बता दें कि विशाल गोंडल ने 1999 में इंडिया गेम्स की स्थापना की थी और 2011 में उसे डिज्नी को बेच दिया था। बताया जाता है कि पिछले साल मार्च में उन्होंने एनकोर गेम्स में निवेश किया था और वे इस स्टार्टअप्स को एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर यानी सलाहकार के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे पबजी के मुकाबले फौजी के आने से मोबाइल खेल की दुनिया में क्या बदलाव आएगा और भारत इससे कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, इस बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि फौजी कब रिलीज होगा और न ही ये पता है कि ये गेम केवल मोबाइल डिवाइसों तक सीमित होगा या इसका PC वर्जन भी जारी किया जाएगा। तो अक्षय कुमार की फिल्में तो हिट होती रही हैं, शायद उनका ये गेमिंग वेंचर भी हिट हो जाए। वैसे आपदा को अवसर बनाने की बात इसी तरह सही साबित होती है। कहाँ तो लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ की चिंता है और कहाँ उन्हें रोटी के बदले खिलौने थमाने की योजना सरकार बना रही है। हो सकता है कि कुछ समय बाद शायद मोदी जी अक्षय कुमार से भी बड़े खिलाड़ी कुमार साबित होंगे। वैसे देश में सबसे बड़े खिलाड़ी तो मुकेश अंबानी ही कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ऐतिहासिक खिलौना कंपनी का स्वामित्व आ गया है। क्या पता मोदी जी को मुकेश जी से ही खिलौना कारोबार की प्रेरणा मिली हो। तो आइए जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने पिछले साल मई महीने में ब्रिटेन के खिलौना ब्रांड हेमलेस ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड का 6 करोड़ 79 लाख पाउंड यानी करीब 620 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का ऐलान किया था। इस बारे में रिलायंस ब्रांड के अध्यक्ष और CEO दर्शन मेहता ने कहा था कि वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हेमलेस ब्रांड और कारोबार के अधिग्रहण से रिलायंस वैश्विक खुदरा खिलौना उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगी और अधिग्रहण से पहले भारत में रिलायंस हेमलेस की मास्टर फ्रेंचाइजी थी। आपको बता दें कि विलियम हेमलेस ने साल 1760 में हेमलेस ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड की स्थापना की थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी रिटेलर खिलौना कंपनी है। कंपनी के स्टोर अलग अलग तरह के 50,000 से ज्यादा खिलौना बेचते हैं। वैसे पिछले साल के इस अधिग्रहण के बाद इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप के उपभोक्ता कारोबार यानी बिग बाजार का 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण भी किया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के मुताबिक इससे खुदरा क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की उपस्थिति और मजबूत होगी।
मूडीज का कहना है कि इस सौदे से भारत में संगठित खुदरा क्षेत्र में रिलायंस को अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि वो अभी फ्यूचर ग्रुप के नियंत्रण में चल रहे स्टोर के नेटवर्क और इसके मजबूत ब्रांड नाम का दोहन कर सकेगी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस सौदे से उन राज्यों और क्षेत्रों में भी पहुंच मिलेगी जहां अभी उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर 31 मार्च 2020 तक $21.5 अरब का शुद्ध कर्ज था, लेकिन जियो प्लेटफॉर्म्स की हिस्सेदारियों की बिक्री, खुदरा ईंधन कारोबार के 49% हिस्से की BP PLC की बिक्री और राइट इश्यू की पहली खेप में अप्रैल 2020 से अब तक $23 अरब कंपनी जुटा चुकी है। मूडीज के मुताबिक कंपनी अगले कुछ महीनों में कम से कम अतिरिक्त 8-10 अरब डॉलर जुटाएगी और आने वाले समय में भी शुद्ध तौर पर ऋण से यानी कर्ज से मुक्त कंपनी बनी रहेगी। तो तेल से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में मुकेश अंबानी ने अपनी कारोबारी कुशलता दिखलाई है। मोदी जी चाहें तो आपदा को अवसर बनाने की सीख उनसे ले सकते हैं, यानी मुकेश अंबानी से ले सकते हैं, और देश को एक कुशल व्यापारी की तरह चलाने की सोचें जिसमें घाटा ना हो, केवल मुनाफा ही हो। वैसे अभी उनके फैसलों के कारण देश इतने घाटे में चला गया है कि उसके जल्द उबरने की कोई आशा नजर ही नहीं आ रही है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा कहते कहते मोदी जी ने देश में आम आदमी के चैन के लिए कुछ भी नहीं बचने दिया, न रोजगार न विकास। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे फैसलों के कारण देश में जीडीपी 23.9% घट गई है। पहले कहा जा रहा था कि अनलॉक के दौर में अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। ये भी कहा जा रहा था कि इसमें रूरल इकोनॉमी में बढ़ती डिमांड अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन अब एसबीआई की एक ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट बेरोजगारी की चिंता और बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 50 जिलों में 26 ग्रामीण इलाके थे और मनरेगा के तहत काम के मौके घटने और खरीफ सीजन में बुआई का काम खत्म होने के साथ अगस्त में गांवों में बेरोजगारी का आंकड़ा उछल गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने भी बताया है कि बेरोजगारी दर बढ़कर 8.4% हो गई है। कोरोना संकट के पहले की बेरोजगारी दर देखें तो ये आमतौर पर 7 से 8% तक की रेंज में रही है। बेरोजगारी दर 8% के पार बहुत कम ही गई है। अब अगस्त महीने में ये एक बार फिर 8% के पार हो गई है, जो फिक्र की बात है। तो मोदी जी भावनाओं की राजनीति करना तो खूब जानते हैं, इसीलिए लगातार दूसरी बार वो सत्ता पर बैठे हैं, लेकिन देश चलाने में वे अनाड़ी ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि देश भावनाओं से नहीं बल्कि मजबूत फैसलों से चलता है। मजबूत फैसले यानी दूरदर्शिता से भरे ऐसे फैसले जिसमें चंद लोगों की नहीं बल्कि देश के करोड़ों गरीब जनता की भलाई की बात हो। मोदी जी के अब तक के शासन में तो यही नजर आया कि उनके फैसलों से कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, जबकि लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें चूर चूर हो जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि वे अब भी यानी मोदी जी अब भी खोखली भावनाओं की राजनीति कर रहे हैं और लफाजी का इस्तेमाल करते हुए फैसले ले रहे हैं। देश लगातार घाटे में जा रहा है और राजकोष खाली हो रहा है। ऐसे में सरकार नई नौकरियां तो दे नहीं रही, बल्कि कई सरकारी कंपनियों में छटनी और वीआरएस का दौर चल गया है। रही सही कसर निजीकरण से पूरी की जा रही है। इस बीच सरकार कमाई बढ़ाने के नए अवसरों की जगह खर्च घटाने में लगी है। हाल ही में सभी मंत्रालयों के डिपार्टमेंट, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज और ऑटोनोमस बॉडीज को वित्त मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है कि इंपोर्ट किए गए कागज पर कोई प्रिंटिंग या किताब की छपाई नहीं की जाएगी। केवल विदेश में मिशन को इसकी छूट होगी। फाउंडेशन दिवस जैसे जश्न पर खर्च न किए जाएं। बहुत जरूरी हो तो कम खर्च किए जाएं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए यात्रा न की जाए और ऐसे कार्यक्रमों में बैग और मोमेंटो आदि जो दिए जाते हैं उसे बंद किया जाए। कंसल्टेंट की संख्या को घटाया जाए और इन्हें दिए जाने वाली फीस को कम से कम रखा जाए। ये भी कहा गया है कि नए पद का गठन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बगैर नहीं होगा। इस निर्देश से समझ में आता है कि अब तक फिजूल खर्ची सरकारी कार्यालयों में होती थी। वैसे खर्च कम करने के साथ अब सरकारी अधिकारियों को कर्मयोगी बनाने की योजना भी सरकार की है। जी हां, सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी। इस मिशन के तहत नियुक्ति के बाद सिविल अधिकारियों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत चलने वाले इस मिशन का लक्ष्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवक को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर तैयार करना है। सरकारी अधिकारियों के काम को किस तरह और ज्यादा बेहतर किया जाए, उस पर इस मिशन में काम किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के साथ अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। तो लीजिए, एक और शब्द जाल फेंक कर देश को उसमें उलझाने का काम सरकार ने कर दिया।
मिशन कर्मयोगी के उद्देश्य को सुने तो ऐसा लगता है कि अब तक हमारे अधिकारी कर्मचारी कितने नकारा थे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की मुश्किल परीक्षा देकर आने वालों को मोदी सरकार अपने हिसाब से अधिक रचनात्मक, प्रोग्रेसिव और इनोवेटिव बनाना चाहती है। तो क्या अब तक हमारे देश को ऐसे अधिकारी कर्मचारी चला रहे थे जिनमें कोई योग्यता ही नहीं थी, कोई विजन ही नहीं था? अगर ऐसा है तो फिर देश में विकास के इतने सारे काम कैसे हो गए? कैसे इस देश की लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा बरकरार रही? क्या मिशन कर्मयोगी में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने लिए कोई अपमान नजर नहीं आ रहा? खैर, मान अपमान की छोड़िए, मोदी जी जिन लोगों को कर्मयोगी बनाना चाहते हैं, क्या उसके लिए उन्हें स्वतंत्र सोच का पालन करने दिया जाएगा या कठपुतली की तरह उनकी डोर कहीं और बंधी रहेगी? देश कितने जरूरी सवालों के जवाब चाहता है और सरकार है कि हर जवाब के बदले शब्दों का नया झुंझुना बजा रही है। कभी पकौड़ों का, तो कभी खिलौनों का, तो कभी आत्मनिर्भर भारत का, तो कभी कर्मयोगी का। लेकिन यह सिलसिला कब खत्म होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। खैर, महान शायर मिर्जा गालिब ने ठीक ही फरमाया है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।